नमस्कार दोस्तों, पार्थी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं और इन एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स का पोर्शन की बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए। पार्थी अचीवर्स टीम आप लोगों का पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। विशाल सर, देवेंद्र सर और शिव सर जो कि मैथ संभाल रहे हैं, और करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको दी जा रही है। तो आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी को सुनिश्चित करते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और इन क्वेश्चंस की बात किया जाए तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आसान भी है और इन पर कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, बहुत सारे क्वेश्चन आपके, कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आपके रेलवे में जरूर ही पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो, और हाँ, एक बात और, जिन बच्चों को लगता है कि स्पीड बहुत स्लो है तो क्या करेंगे, आप अपनी स्पीड को 1.25 या 1.5 पर भी बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, कह रहा ए और बी किसी काम को मिलकर 6 घंटे में करते हैं, जबकि ए अकेला उसे 10 घंटे में करता है। बी अकेले उसे कितने समय में करेगा, ये हमें बताना है। तो आप देख लीजिए, अगर मैंने कहा यदि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो उसे 6 घंटे में कर दे रहे हैं, ठीक है भाई। जबकि बी अकेला उसे 10 घंटे में कर देता है। तो भाई यहां से आपने देखा, ये समय है, ये क्या है, ये टाइम है। हमें काम तो पता नहीं कितना है। काम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा वर्क हो जाएगा। तो आप कहोगे सर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। अगर 30 इसका एलसीएम हो जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी क्या होती है, एकांक समय में किया गया कार्य ही हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। पूछा है, बताइए बी अकेला उसे कितने घंटे में करेगा, सॉरी ये ए है, ठीक है ना। बी अकेला उसे कितने घंटे में करेगा ये बताना है। तो अगर मैं कहूं ए की क्षमता 3 है तो यहाँ भी 3 होगी, तो बी की क्षमता कितनी होनी पड़ेगी, टोटल क्षमता 5 है तो बी की क्षमता 2 होनी पड़ेगी। अब अगर 30 लड्डुओं को अकेला बी बनाए तो कितना समय में करेगा, तो कहोगे आप 30/2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 15 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ठीक है भाई। चलो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक जार में 3:4 के अनुपात में 2 तरल भरे हुए हैं, ठीक है भाई। 2 तरल ए और बी का मिश्रण होता है। 5 लीटर तरल ए जार में डाला जाता है तो उनका संबंधित अनुपात 4:5 होता है। जार में निहित तरल बी की मात्रा बताना है। तो भाई आप जान लीजिए, कहा है एक तरल पदार्थ है, एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी का रेशियो भरा हुआ है, किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में। अब मैंने कहा इसमें 5 लीटर हमने ए डाल दिया, ए डालेंगे तो ए बढ़ जाएगा, और जब हमने इसमें 5 लीटर ए डाल दिया, 5 लीटर ए डाल दिया है हमने, तब ये अनुपात कितना हो गया है, बोलो, 4:5। आप कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम ए डाल रहे हैं तो ए बढ़ेगा, लेकिन बी नहीं मिला रहे हैं तो बी तो उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे आप कि बी तो चेंज हो गया, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी को सेम कर लेंगे। बी को सेम करने के लिए 5 से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे 4 से गुणा कर देंगे। तो जो नया रेशियो बन के तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, 15:20। बोलो भाई सही बात है। और नीचे हो जाएगा 16:20। तो देखो यहां से जो ए और बी का जो रेशियो है वो बी सेम हो गया। अब कहोगे जब हमने 5 लीटर बढ़ाया तो एक रेशियो बढ़ा, एक रेशियो बराबर किसके हो जाएगा भाई, एक रेशियो हो जाएगा आपके, एक रेशियो ये बराबर हो जाएगा 5 लीटर के। तो बताना क्या है, तरल बी की मात्रा, तरल बी की मात्रा कितनी है, 20। अगर एक रेशियो बराबर 5 के है तो 20 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 20 का 5 में गुणा कर देंगे 100 लीटर, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100 लीटर। बात समझ में आई। चलिए, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ए किसी वर्ग की का विकर्ण, अच्छा विकर्ण एक वर्ग स्क्वायर की बात किया है। आप जानते हो एक स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। और विकर्ण क्या होता है, इन दोनों
कि मध्य से डायगोनली जाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, जो क्या होती है a√2। अब इसकी जो वैल्यू है दे रखा है भाई कितना है, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू है 10√2। अब ये √2 और ये √2 कट जाएगा तो a की वैल्यू तो 10 ही बचेगी ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, R1 और R2 त्रिज्याओं के दो वृत्त हैं। R1 इज लेस देन R2, मतलब क्या है, जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या छोटी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, एरिया दिया है बड़े वृत्त का, कितना दिया है 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। उनकी परिधियों, परिधि आप जानते हैं ना, परिधि क्या होता है, परिधि होता है ये एक बिंदु को चारों ओर एक वृत्ताकार रेखा खींचने पर जो एक सर्कल बनता है, ये इसकी क्या कहती है, परिधि। और इस परिधि को हम लोग बोलते हैं क्या, 2πr। 2πr परिधि होती है। परिधि कितना दे रखी है, अंतर परिधि का दिया है 22 सेंटीमीटर, दोनों वृत्तों के व्यासों का योगफल। व्यास क्या होता है, रेडियस का दोगुना। देखिए व्यास हमारा होता है d=2r। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जरा समझिए। कहा है क्षेत्रफल बड़े बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो एरिया होता है, देखो भाई एरिया क्या होता है, आप कहोगे πr², क्योंकि दो है तो R1 और R2, R1 छोटा है R2 बड़ा है। तो यहां से देखेंगे पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, R2 हमें निकालना पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा 693/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो जो कटने वाला है उसे काटो, कितने से कटेगा 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 छंग 66, 11 तिया 33, और ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी R2 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 63/7/4। अब यहां से R2 अगर सॉल्व करिए आप, तो R2 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, R2 बराबर, देखो यहां से 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 9 63, तो 7 इसके साथ आकर के एक 7 बाहर मिल जाएगा, यहां से बचेगा 9, 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 2। तो आप कहोगे 7 या 21/2 यानी 10.5, 10.5, या फिर 2R2 की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 21, क्योंकि हमें व्यास तो बताना है ना, यानी D2 की जो वैल्यू है वो 21 आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला स्टेटमेंट ये कहा गया है, अगला स्टेटमेंट ये है कि भाई क्या है, इनकी परिधियों का अंतर, परिधि कितना है, देखो 2πr परिधि होता है, 2πr, क्योंकि दो परिधियां हैं तो R2 माइनस R1 इक्वल टू क्या दे रखा है 22। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया बात है, तो यहां से इनका वैल्यू रख दो 2 गुणे 22/7, और R2 का वैल्यू दे रखा है कितना है भाई 10.5, रख दो 10.5 माइनस ये R1 होगा, माइनस R1 इक्वल टू 22, ये 22 ये 22 कट जाएगा, यानी ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3.5। ये R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, ये इधर होगा, R1 की वैल्यू है 10.5, ये R1 उधर भेजेंगे, और यहां से तो 7/2 आएगा, 3.5 ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे तो R1 है वो कितना हो जाएगा 7। R1 7 हो गया, R1 अगर 7 हो गया तो D1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14। D1 प्लस D2 बताना है तो आंसर क्या हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, व्यापारी ने 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा। भाई ये तो सेलिंग प्राइस है, ये है सेलिंग प्राइस, और अगर 20% का प्रॉफिट ले रहे हो तो परसेंट में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, 20% का प्रॉफिट ले लोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 120%, और ये रुपए में किसके बराबर है 720 के, 720 के कितने से गुणा करोगे, आप सब कहोगे 6 से गुणा, तो इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा करेंगे तो 600 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ठीक है भैया, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन,
हाँ, समांतर माध्य। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। यानी समांतर माध्य अगर कहीं पर लिखा है तो मतलब क्या है, यह औसत की बात कह रहा है, आपको औसत निकालना है। और औसत इन सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग, संख्या का योग बटे कुल संख्या। औसत तो यही होता है ना, बिल्कुल सही बात है, यही होता है सर। तो संख्याओं का योग जोड़ लीजिए। देखो जोड़ने के लिए भी आप जहां से अच्छे से जोड़ पाओ वहां से जोड़ो। देखो 5 5 10 7 17 3 20 का 0 हासिल आया 2, 3 8 11 11 6 17 17 2 19 19 और 2 21, 21 बटे कितने नंबर है, 1 2 3 4, आप कहोगे 4, तो एवरेज जो है कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 बचेगा 2, 4 दूना 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20, 52.5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की गति से 225 किलोमीटर कितने समय में, अच्छा टी बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बोलो डिस्टेंस है आपका 225 अपॉन स्पीड है 90, ये दो बार में जाएगा तो 180 बचेगा 45, इसका आधा है यानी कि 2.5 आवर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है 12% वार्षिक दर, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है 2254.4, मूलधन बताना है, पी बताना है। तो आप मुझे बात बताओ कि अगर रेट 12% है तो पहले साल तो 12% मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे साल भी 12% मिलेगा, लेकिन जो पहले साल का 12% है इस पर भी तो 12% मिलेगा। तो आप कहोगे 12 का 12% क्या हो जाएगा, 1.44। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो परसेंट में ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 12 12 24 1 25.44%। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा दिया हुआ है 254.4। अच्छा यहाँ पर दो संख्या बाद है तो यहाँ भी दो संख्या लगा दो, अभी दशमलव हट जाएगा। अब दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हटेगा क्योंकि यहाँ पर दो संख्या है तो ये भी हट जाएगा। ये जाएगा 1% की वैल्यू किसके बराबर, 10 के बराबर। तो 100% की वैल्यू, इधर 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर। ठीक है भाई, वेरी गुड। अगले सवाल पर देखो, कह रहा एचसीएफ, एचसीएफ देखो भाई, एचसीएफ की क्या बात क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़े से बड़ा नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, वही तो एचसीएफ होता है। तो देखो अगर मैं कहूं 6, 6 इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, क्या इससे बड़ी कोई संख्या है, आप कहोगे हाँ सर 12, 12 चौक 48, 12 कम 12 बचेगा 6, 12 पंचे 60, यानी ये 12, 6 तो काटेगा ही, 12 भी काटेगा। 18 से देखा जाए तो 18 48 को नहीं काट पाएगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, तो ये 18 तो आंसर हो ही नहीं सकता। 24 की बात किया जाए 24 इसको तो काट देगा, इसको नहीं काट पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन है 6 और 12, क्योंकि एचसीएफ है तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या भाई क्या है हमारे पास जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो आप कहोगे सर 12। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन ये है, किसी किसी वस्तु में 20% की बढ़ोतरी के बाद जो कीमत है वो 840 हो गई। अच्छा 20% की बढ़ोतरी हो रही, परसेंट में बढ़ोतरी अगर 20 होगी तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 120%। ठीक है भाई, 120%, समझो बात को। और ये भी तो सेलिंग प्राइस है, कीमत कितनी हो जाती है 840, तो आप कहोगे सर ये बराबर हो जाएगी 840 के। तो 12 सत्ते 84, यानी 1% की वैल्यू है 7, तो 100% की वैल्यू जो हमारा क्या होगा, पुरानी कीमत, पुरानी कीमत तो हमारी 100% ही होगी ना भैया। तो 100% बराबर पुरानी कीमत, और पुरानी कीमत कितनी है 7 रेशियो, 7 रेशियो मतलब कितना, जो आंसर 7 से डिवाइड हो जाए वही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चनों की। अगले क्वेश्चन की बात करो। अगला क्वेश्चन है ए और बी
अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वह बी से प्रारंभ करके एकांतर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे, अल्टरनेट डेज का मतलब है तू कर मैं ना करूं, मैं करूं तो तू ना कर, ठीक है। करेगा एक ही बंदा। तो देखो भाई ए और बी दो बंदे हैं, ये क्रमशः 4 और 9 दिन में काम करते हैं। ये टाइम है, आपको पता है कि काम फिक्स है। काम अगर फिक्स है तो एफिशिएंसी जो समय है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 9 और 4 हो जाएगी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम यानी कि 36। पूरा काम कितना है 36 करना है, 36 काम करना है आपको। अब इसे कौन शुरू करना है, बी से प्रारंभ करते हुए, बी से प्रारंभ करते हुए चलना है आपको, यानी कि पहले बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो आप कहोगे एक दिन बी करेगा एक दिन ए करेगा, तो काम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 13। लेकिन दिन कितने हो जाएंगे, 2 दिन। 2 दिन में अगर 13 काम हो रहा है तो मुझे करना काम है 36। इस संख्या में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये 36 से ज्यादा ना हो। भाई अगर मैं 3 से करता हूं तो 39 हो जाएगा, मुझे तो 36 ही करना है, तो मैं 2 से गुणा करूंगा। अगर 2 से गुणा उधर करूंगा तो 2 से इधर भी करूंगा, क्योंकि मैं रेशियो देख रहा हूं। तो काम कितना हो जाएगा 26। अभी भी काम कितना बचा हुआ है 10। अब इस 10 काम को पहले कौन करेगा, इस काम को पहले बी करेगा, 4 कर देगा। अच्छा 4 करेगा तो 4 इसमें और बढ़ जाएगा काम, और कितने दिन में करेगा, एक दिन में, तो इधर प्लस 1 दिन हो जाएगा। अभी काम कितना बचा है 6। तो उस काम को करने के लिए देखो 2 दिन 4 1 5 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे। अब काम बचा है 6, लेकिन करने वाला है ए और वो 9 काम कर देगा, तो पूरा काम तो उसे मिलेगा नहीं दिन का, तो बचेगा केवल 6 और बटे में 9। तो 3 दूना 6, 3 तरह का 9, 5 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8% दर से 2 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा बताओ मुझे, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है, प्रिंसिपल तो फिक्स है ना। अगर प्रिंसिपल फिक्स है तो रेट और टाइम पर ही तो सब कुछ डिपेंड करेगा। रेट और टाइम पर डिपेंड करेगा, तो भाई मुझे बताओ 8% की दर से 2 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा 16%, और रुपए में कितना है 256। 16% बराबर 256 के, तो मुझे बताओ ये एक बार में जाएगा और ये 16 बार में जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 1600, सॉरी 16 है, तो 100% जो कि मूलधन है। मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पी, कितना हो जाएगा 1600। तो आपका आंसर हो जाएगा, बोलो 1600। क्यों भाई, समझ में रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, x का 30%। ये देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल। ये इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे ही उड़ा दो, ऐसे ही उड़ा दो, कह दो ये बराबर में सब कुछ लिखा है। तो बराबर में लिखा तो ये परसेंट से परसेंट को उड़ा दो, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दो, का से का को उड़ा दो, तो मिला क्या x गुणे 3, या फिर आप ऐसे कह दो कि 3x इज इक्वल टू 4y। अब ऐसा कुछ है तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 3। अच्छा x का मान कितना है, आप कहोगे सर 60 है। तो मैं बताओ, मुझे आप बताओ, आप मुझे बताओ x में कितने से गुणा कर दूं कि 60 हो जाए। तो आप कहोगे x का 15 से गुणा करो तो 15 चौको 60 हो जाएगा। तो भाई यहां भी 15 से गुणा कर दो, 15 तिया 45 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर क्या है, अब ऑप्शन के लिए मुझे कलर बदलना पड़ेगा, कलर बदलना पड़ेगा तभी दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 45। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखो कितना प्यारा सवाल आ गया, 9 की भाज्यता पूछ लिया। ओ भाई 9 तो बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा नंबर है। 9 तो डिजिटल सम में भी आता है। अच्छा 9 की भाज्यता क्या होती है, अंकों का योग। आप कहोगे सर अंकों का योग, अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाए, अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो भैया वो संख्या भी पूरी 9 से भाग हो जाएगी, है कि नहीं बात सही। चलो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो मुझे बताओ अंकों का योग जहां जहां 9 दिखे आप उसको उड़ा दो पहले। जैसे कि आपको मिला ये 7 2 9, खत्म करो उसको, बात खत्म करते हैं इसकी। ये 5,
और ये 4 9, ये भी खत्म हो गया। अभी क्या बचा है, सिर्फ बचा है मेरे पास x प्लस 1 और इसको 9 से डिवाइड करना है। जब x प्लस 1 को 9 से डिवाइड करना है तो मुझे बताओ 9 की डिविजिबिलिटी तो यही कहती है ना कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो मुझे बताओ x को तो 8 ही लगाना पड़ेगा ना, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सही बात। अगले देखो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको तो भाई मैं कुछ अच्छा डिजाइन बना के करूंगा। डिजाइन कहाँ से आएगा, शेप शेप। ये देखो मैंने एक वृत्त ले लिया, मैंने एक वृत्त ले लिया और इस पे मैंने जैसे वृत्त बनाया, मैंने कहा ये लो एक मैंने वृत्त बनाया, ठीक बन गया, वेरी गुड, बढ़िया। अब देखो मैंने कहा एक वृत्त के केंद्र एक जीवा ए बी, ये मान लो एक सेंटर है और इस सेंटर से एक जीवा खींची जा रही है। जीवा को मैं मान लो यहां से खींच दे रहा हूं, ये लो एक जीवा खींच दी और इस जीवा की जो लेंथ है बता दी गई है कि सेंटर से कितना है, 6 है, सेंटर से 6 है। और एक बात और बताई गई है, ए बी की दूरी 6 है और इस वृत्त का व्यास, इस वृत्त का व्यास समझते हो ना, ये पूरा परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से होकर के जाए क्या कहलाती है, व्यास यानी डायमीटर कहलाती है। तो मुझे बताओ अगर व्यास पूरा 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, बोलो 10 हो जाएगी। अगर रेडियस 10 हो गई तो मुझे बताओ आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करिए। ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 होनी पड़ेगी और ये जो 8 है तो ये भी तो 8 होगी। यानी कि जो ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ए बी बराबर 16 हो गई। हमें क्या बताना है, हमें बताना है जीवा ए बी और त्रिज्या और जीवा ए बी की लंबाई का योग बताना है। तो मुझे बताओ इसमें त्रिज्या कितनी है, 10 जोड़ दिया जाए तो आंसर तो 26 होगा ना, और ऑप्शन नंबर सेकंड पर है। लगा दीजिए, नंबर ले लीजिए, आगे बढ़िए। आगे देखिए किसी संख्या का 15%, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, उड़ाने वाला क्वेश्चन है। देखो काटो, 15% बराबर 54। देखो ये कुछ है नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और ये इसलिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन, बहुत जो लंबे लंबे क्वेश्चन है उसमें बच्चा बिजी रहता है, कहता है इसको तो मैं लगाइबे करूंगा, टाइम खत्म हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाता है। लेकिन ये क्वेश्चन भी तो नंबर उतना ही देगा, तो इनको बहुत ही जल्दी से करना है। देखो कैसे करना है, काट दो इसको, 3 पचे 15 और ये 18 3 54 है ना। तो इसको मैं 20 से गुणा कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, तो इधर भी 20 से गुणा कर दो, 360 इसका आंसर हो जाना चाहिए और यही इसका आंसर भी होगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 1/2। बच्चों बताओ साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे कि सर 30 की। अगर ए का मान 30 डिग्री है तो ये दोनों तो पूरक कोण है, अगर ए 30 है तो बी क्या होगा, 60 होगा। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अच्छा देखो 30 में से ये जाएगा तो साइन माइनस का 30 होगा। अच्छा साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। बोलो भाई, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी आपका आंसर क्या होगा, माइनस का 1/2। और माइनस का 1/2 कौन से ऑप्शन पे है, पहले ऑप्शन पर। ठीक है, चलो आगे सवाल देखो। दो क्रमिक विक्रय के पश्चात एक वस्तु की कीमत 1800 रुपए से बढ़कर के 2277 रुपए हो जाती। हुआ दो क्रमिक दो क्रमिक विक्रय, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दो क्रमिक, एक पर 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो बताना यह है कि दूसरे पर कितना होगा। तो मुझे बताओ अगर मैं कह दूं पहले कीमत 1800 थी, इसी पर 1500% निकालो। 15% मतलब समझ रहे हो ना, ये 2 जीरो कटेगा और परसेंट हट जाएगा, तो 15 और 18 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 18 पंचे 90 का जीरो हासिल आया 9, 18 कम 18 और 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। आप कहोगे सर 270 रुपया हुआ। अगर इसको इसमें जोड़ दिया जाए तो आप मुझे बताओ एक प्रॉफिट लेने के बाद 2070 कीमत हो जाती है, टोटल कीमत कितनी होती है 2277। तो ये प्रॉफिट ही तो है दूसरा, ये सेकंड प्रॉफिट ही तो है। मुझे बताओ कितना है, तो आप मुझे बताओगे सर यहां से इसको घटा दिया जाए तो 207 का प्रॉफिट होगा, 207 का लाभ होगा। अगर 207 का लाभ होगा तो इसी को परसेंट में बदल दो जल्दी से। इसी को अगर परसेंट में बदल दिया जाए तो बताओ, यहां से चेंज कर लेते हैं जरा, हाँ
207 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा किस पे होगा, जो ये वाला सेलिंग प्राइस है इसी पर तो होगा, तो ये हो जाएगा 2070 के लिए भैया लगा दो 100, और ये यही तो प्रॉफिट परसेंट होगा, 10 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, तो आंसर भी तो 10% होगा। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया सवाल है। अगले सवाल पर देखो, मोना प्रत्येक 1500 रुपए के 2 हैंडबैग खरीदती है। हैंडबैग समझ रहे हो ना, 1500 में, प्रत्येक 1500 में खरीदती, मतलब एक को 1500 में खरीदती है, दूसरे को भी 1500 में खरीदती है। उसने ये बैग बेच भी दिए, एक पर वो अगर 8% का लाभ लेती है और दूसरे को 4% हानि पर बेचती है, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा उसे। भाई खरीद रहा है जब एक ही रेट पर, तो बेचेगा अगर 8% प्रॉफिट लेकर के, और दूसरे को 4% प्रॉफिट पर लेगा, तो दोनों का औसत निकाल दो। औसत का मतलब ये 8% प्लस होगा, ये माइनस का 4% हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4%, और वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 10% की छूट देता है, और इस प्रकार वो 20% का प्रॉफिट भी कमाता है। तो बताओ, बताना क्या है, सीपी और एमपी के बीच का अनुपात। तो मुझे बताओ, अगर मैं एमपी की बात करता हूं तो एमपी क्या होता है, आप कहोगे सर एमपी जितने में हम वस्तु को लागत करते हैं और उसमें टोटल प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो वही तो हमारा मार्केट प्राइस होता है। तो आप कहोगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। आप कहोगे सर सीपी क्या होता है, सीपी अगर मैंने मान लो कोई वस्तु बना दी और उस पर नहीं बिक रही है तो मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा आता है वही हमारा सीपी होता है। तो डिस्काउंट करेंगे तो 100% में से ही तो करेंगे भाई, 100% क्या है, मार्केट प्राइस है, और उसमें से जब डिस्काउंट परसेंट घटा देंगे तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो बनाना था तो लो बना दिया, तो इधर भी रेशियो बन जाएगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट के बारे में बोला है 20% का लाभ कमाता है, तो 100 और ये 20 कितना हो जाएगा, एक तो 120%, और 10% की छूट है यानी माइनस हो जाएगा, तो कितना 90। मुझे बताओ 30 या 90 होता है, 30 चौका 120 होता है, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है ना, तो 3:4, यानी 3:4। देख लेना आप, एमपी और सीपी है कि सीपी और एमपी है, 3:4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेहा और ईश एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं। नेहा की गति 1 चक्कर प्रति घंटा है और ईश की गति 5 चक्कर प्रति घंटा है। वे सुबह 9:45 बजे प्रारंभ करते हुए एक ही बिंदु पर और एक ही दिशा में चलते हैं। वे पुनः किस समय मिलेंगे। देखो जरा समझो बात को, मान लिया जाए कि ये एक सर्कुलर सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, यहां से बना देते हैं, ये सर्कुलर पाथ है जिसका ये सेंटर है, ठीक है ना, ये सेंटर है। अब कह रहा है इसमें 2 लोग हैं, कौन कौन है, समझो जरा कौन कौन है। इसमें कह रहा है नेहा है, नेहा यहां से दौड़ना शुरू करती नेहा, और यहीं से ईश भी दौड़ना शुरू करती, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करती हैं। नेहा की गति 1 चक्कर प्रति घंटा है और ईश की गति 5 चक्कर प्रति घंटा है। तो मुझे बताओ ये पूरा चक्कर घुमाने में कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। भाई पूरा चक्कर कितना है, 1 चक्कर, 1 चक्कर ही तो है पूरा। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे सर 1 चक्कर है। अब जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो क्या होगी, सापेक्ष चालें घट जाएंगी ना, सापेक्ष चालें घट जाएंगी। तो रिलेटिव स्पीड की बात किया जाए तो 5 - 1 यानी कि 4, बोलो 4 ही तो होगा। हाँ, तो यहां से टाइम टाइम की बात किया जाए, टाइम की बात किया जाए तो 1/4 घंटा, और इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा, 15 बार में, यानी 15 मिनट के बाद ये लोग मिल जाएंगे। 15 मिनट के बाद अगर मिलेंगे तो टाइम क्या होगा, इसमें जोड़ दीजिए, 9:45 में 15 मिनट जोड़ोगे, 9:45 में 15 मिनट जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 1 घंटा पूरा हो जाएगा। और ये कितने बजे मिलेंगे, सुबह 10 बजे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर।
सोनू और मोनू की आय का अनुपात 9:12 है। यदि सोनू की आय ये पकड़ो, सोनू की आय कितना है 27, कितने से गुणा कर दे तो 27 होगा, आप कहोगे 3, तो 12 चुप थोड़ा ना बैठेगा, मुझे भी 3 से गुणा कर दो, तो 12 36 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है, हाँ सही है, 36 इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक कार मालिक क्रमागत 3 वर्षों के लिए 17, 19 और 21 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रतिवर्ष, देखो बात कह रहा है वो कितना, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल वाला सवाल है। वो प्रतिवर्ष 6, 7, 8, 3 रुपए खर्च करता है, तो पेट्रोल के प्रति लीटर औसत मूल्य की गणना कीजिए। औसत जानते हो ना, सभी का योग बटे कुल संख्या। तो पहले प्रतिवर्ष कितना पैसा, कितना पेट्रोल खर्चा कर रहा है ये भी तो देखो। ये 17 रुपए प्रति लीटर है ना, और ये कितना खर्चा कर रहा है, इतना। तो अगर मैं कहूं पहले साल की बात, तो 6, 7, 8, 3 और किस रेट पर 17 से। दूसरे साल में 6, 7, 8, 3 किस रेट से 19 के रेट से। और तीसरे साल किस रेट से 6, 7, 8, 3 और किस रेट से 21 के रेट से खर्च करेगा पैसा। तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौको 68। अच्छा ये 17 3 बार में जाएगा, 17 तिया 51, बचेगा कितना 16, 168 हो जाएगा, है ना, इतना ही तो बचेगा। 51, 51, 6, 57, हाँ नहीं 17 तिया 51, 6, 16 बचेगा 168। अब 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17, 17 9 153, ठीक है ना, 153 बचेगा 15, हाँ 17 9 153, 399। इसको जरा भाग करो तो 19 या 57, ये भी 3 बार में जाएगा, 19 या 57 बचेगा 10, 108 हो जाएगा। 19 25 95, कितना बचेगा 95, 5 100, 8 1 13, 19 7 133, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 21 या 63, 21 या 63, कितना बचेगा 4, 4 और 8 48, 21 दूना 42, 21 दूना 42 बचेगा 42, 6 48, 63 हो जाएगा, 21 या 63, ये हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया पूरा। तो ये प्रति वर्ष का खर्च आया है। औसत खर्च बताना है तो मुझे बताओ, औसत खर्च के लिए पहले कलर चेंज कर लो, ठीक है ना, कलर चेंज कर लिया। अब क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर। एवरेज एक्सपेंडिचर की बात किया जाए, 3 वर्ष तक खर्च कर रहा है ना, लगातार 3 वर्ष तक इतना इतना, तो मैं ये कहूंगा चाहे सबको 3 बार जोड़ो और चाहे 3 से गुणा कर दो। तो मैं 3 से गुणा करूंगा इस टोटल पैसे को, कितना है 3, 6, 7, 8, 3 डिवाइड बाई इन सबका योग, यानी कि 399 प्लस 357 प्लस 323। ठीक है भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा 3 तक का 9 हासिल आया, कुछ नहीं 0, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल आया 2, 3 सत्ते 21, 2 23, बिल्कुल सही है। 3 छंग 18, 18 2 20, यानी 20,349। और इन सबको भी जोड़ दो तो 7 3 10 9 19 का 9 हासिल आया 1, 9, अच्छा 9 5 14, 14 2 16, 16 1 17 के साथ हासिल आया 1। आप लोग भी कैलकुलेशन जरा देख लेना भाई, 17 के साथ हासिल आ गया 3 3 6 3 9, 9 और 1 10, 1082 79। इसको बस केवल केवल भाग दे दो भाई, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो पहले तो एक बार में जाएगा, हाँ एक बार में जाएगा, ऑप्शन देखो ये वाला आंसर खत्म, ठीक है, ये ऑप्शन रखे रहें दो। तो यहां से जब एक बार में जाएगा तो यहां पर भाग दे देते हैं, यहां पर भाग दे लो 2 0 3 4 9, और इसको भाग देंगे 1079 से। तो एक बार में जाएगा तो 1079 माइनस करेंगे, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, और 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, और 19 में से 10 जाएगा तो 9, 955 उतारेंगे कितना 9, कितनी बार में जाएगा। अच्छा यहां से देखा जाए, या तो 8 बार जाएगा, या तो 9 बार, या तो 8 बार। अगर 9 बार करेंगे तो 900 कुछ हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा ये। तो 8 बार में जाएगा तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। देखो 8 9 72 के 2 हासिल आया 7, 8 7 56, 56 और 7, 56 और 7 कितना हो जाएगा 7 6 13, 63 के 3 हासिल आया 6, ये हो गया 8 कम 8, माइनस कर दो, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 15 में से 6 गया 9, यहां से कुछ नहीं बटा 0। अब देखो जरा बात कर लेते हैं, ये पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर बन जाएगा 0।
अच्छा यहाँ से 9270 है, ठीक है ना, तो ये लगभग 8 या 9 बार में जाएगा, क्योंकि अगर 4 बार में करेंगे तो इतना 4 बार में तो आंसर नहीं बन पाएगा, तो एक का ऑप्शन बच रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, ग्रुप डी में सवाल पूछा गया है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर स्पीड आपको कम लग रही है तो 1.25 या 1.5 पर बढ़ा करके देखिएगा, और हाँ क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और लाइक शेयर तो करते ही रहिएगा। धन्यवाद।